वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स। जो हमारा चैप्टर था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें हमारे पास आज कुछ प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो चलो इसको देखते हैं। अब हमारे पास में जो जो चीज़ें हैं, जो जो कंसेप्ट है, जो जो फार्मूले हैं, उन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, ए सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। लेंथ तो यानी क्या हेडिंग डाल देंगे, गिवन डेटा में आप हेडिंग डालेंगे गिवन डेटा। ठीक है, सो लेंथ आपको कितनी दी है, 0.5 मीटर। आगे बढ़ते, इज स्ट्रेच बाय अ वेट ऑफ 5 kg। आपको वेट दिया है और वो वेट ही आपका टेंशन रहता है। आपको मालूम है जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो 1/2L √T/m होता है। तो ये जो T होता है ये टेंशन, ये क्या हमने सोनोमीटर वायर याद है, सोनोमीटर देखा था। सोनोमीटर में इस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ से वायर जाएगा और इधर में टेंशन रहेगा, तो जो वेट रहेगा वही टेंशन रहेगा। तो मैं उसको लिख लेता हूँ टेंशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे दिया किस में है, किलोग्राम में। तो यहाँ उन्होंने दिया है 5 kg। मैंने आपको इसके पहले भी बताया जब हमारा रेगुलर क्लास चालू था, जब हमारे न्यूमेरिकल चालू थे, ग्रेविटेशन चैप्टर स्पेशली पढ़े थे, उसमें जब आपको टेंशन या फिर वेट या फिर फोर्स अगर किलोग्राम में दिया जाता है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, क्योंकि टेंशन, वेट, फोर्स इनका जो यूनिट है वो है न्यूटन। अब ये किलोग्राम, ये तो यूनिट है हमारे मास का, तो इसको क्या कर देते हम, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ना। देखो फोर्स या फिर आप वेट या फिर आप टेंशन लेते हो तो वो सिंपल ही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन स्पेशली क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास किलोग्राम का हो गया, ठीक है, किलोग्राम के लिए मास हो गया। तो जी जो है, तो जी की वैल्यू होती है 9.8। तो आप इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है। तो सॉल्व करो, तो 5 8 ज़ा 40, कैरी बचेंगे 4, 5 9 ज़ा 45, 45 और 4 बनेंगे 49, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ से इसको हटा दो, तो ये सिंपली हमारा 49 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कहा द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ 100 हर्ट्स। तो यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी यन दिया है, वो कितनी है, 100 हर्ट्स है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर क्या था, उन्होंने कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर। याद है आपको लीनियर डेंसिटी जो हमने स्मॉल एम से बताई थी, क्या थी वो लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी इट इज़ दी, क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, इसी को हम लीनियर इसलिए क्योंकि हमने डिवाइड किया है लेंथ से। अगर वॉल्यूम से कहते तो वॉल्यूम से डिवाइड करते तो वॉल्यूम डेंसिटी, जनरली डेंसिटी बोलते हैं आप उसको। तो आपको स्मॉल एम निकालना है। तो चलो ये सब जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर मैं फार्मूला लेता हूँ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है, चलो देखो। तो यन इज इक्वल टू फार्मूला है 1/2L √T/m। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो चलो अब हमको तो चाहिए यम, तो यम अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, तो पहले पे दोनों का स्क्वायर कर लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पर n², ये बन जाएगा 1/4L² इंटू T/m। और आपको चाहिए यम, तो यम आएगा हमारा इधर और यम ऊपर, बाकी क्या होगा, T1 ज़ा T, ये 4 है, L² है और n²। ये बन गया हमारा लीनियर डेंसिटी के लिए फार्मूला, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ रखते। तो वैल्यू रख देने के बाद में जो भी मिलेगा हमको, हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है टी कितना है, देखो 49 आ चुका है, नीचे ये 4 है इंटू L², तो यल है 0.5, तो 0.5 उसका स्क्वेयर इंटू यन है 100 का स्क्वेयर। आप इसको सॉल्व करना शुरू करें तो ये हमारे पास है 49 अपॉन, देखो ये जो है 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 2 घर के बाद पॉइंट, ठीक है। अब 25 4 ज़ा, ये बनेंगे 100, यहाँ पे भी 2 घर के बाद पॉइंट आएगा, यानी सिंपली इसका आंसर होगा 1। तो इसको छोड़ दो या फिर आप करके देख सकते हो, 4 इंटू 0.25 इंटू यहाँ पर 10⁻⁴ बन जाएगा 4, क्योंकि 100 का स्क्वायर। अब ये 49, ये मैंने कहा 25 का 25 4 ज़ा 100 आएंगे तो 2 घर के बाद पॉइंट यानी 1 आ जाएगा, तो उसको छोड़ दो। तो सिंपली आपका आंसर होगा 49
इंटू 10⁻⁴, ये 4 ऊपर चले जाएंगे तो -4, या फिर जनरली जो मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कौन सा, जनरली 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट रखते हैं, तो यहाँ लेफ्ट में पॉइंट सरकाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव बढ़ गया तो आंसर होगा ये। और मैंने कहा ये स्मॉल m जो है इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, तो मास के लिए क्या होगा किलोग्राम, लेंथ के लिए होगा मीटर, इसके लिए लीनियर डेंसिटी का जो यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर होगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको बच्चों क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है उसको सॉल्व करना होता है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए आंसर भी चेक करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो दिया जाता है बस उसको बराबर हैंडल करना होता है हमको, ठीक है। गिवन क्वेश्चन, उनका आपस में रिलेशन, फिर उसको लगने वाला फार्मूला, बेसिक पॉइंट जो भी है वो बराबर लीजिए आप, ठीक। सो सोनोमीटर वायर अंडर द टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, देखो यहाँ पे टेंशन खुद दिया है। सो गिवन डेटा में हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन डेटा क्या है, यहाँ पर बताओ टेंशन दिया है टी कितना है 40 न्यूटन, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं वाइब्रेट्स इन यूनिसन। देखो अब यूनिसन की बात क्या होती है, याद है हमने रेजोनेंस देखा था। रेजोनेंस में क्या होता है, किसी एक बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी दूसरे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के बराबर अगर बन जाती है तो समझ जाओ यूनिसन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो यूनिसन में फ्रिक्वेंसी सेम होती है, तो क्या हो रहा है, सोनोमीटर वायर है वो यूनिसन में है किसके, ट्यूनिंग फोर्क में, मतलब सोनोमीटर वायर की फ्रिक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी वो सेम रहेंगे। अब दिया है क्या, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 384 हर्ट्स, यानी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी हमारी 384 हर्ट्स, ठीक है। चलो आगे, फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड। देखो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड यानी बिट फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकेंड्स, तो पहले आपको नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड निकालना पड़ेगा, यानी बिट फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेंगे, उसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। व्हेन द टेंशन इन द वायर इज रिड्यूस्ड बाय 1.24 न्यूटन। अब बात यहाँ पे क्या है कि टेंशन को कम कर दिया गया है, तो अब जाहिर सी बात है ये होगा आपका पहला टेंशन। अब पहले टेंशन के लिए फ्रीक्वेंसी होंगी n1, पहले टेंशन के लिए फ्रीक्वेंसी होंगी n1। अब टेंशन जो है सेकंड टेंशन उसको क्या किया है, देखो रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय ऐसे में फ़र्क है। यहाँ रिड्यूस बाय का मतलब इतने से कम किया, मतलब इससे माइनस करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल में, ठीक है। और रिड्यूस टू करते तो डायरेक्ट यही वैल्यू होती। तो पहले हमारे पास T2 जो है, तो T1 कितना था हमारे पास, T1 था हमारे पास 40 माइनस उसमें से कितना माइनस करेंगे हम 1.24 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो ये 40 है 0 0, ये 1.24 है तो ये 6 होगा, उसके बाद में ये 7 आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जाओ तो 38, यानी आपको मिलेगा 38.76, ठीक है। तो इतना न्यूटन आपके पास बचेगा, तो ये T2 हो गया। तो सिंपल बात है मेरे बच्चों, T1 है उसके लिए फ्रीक्वेंसी n1, उसके बाद में T2 है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी n2। लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, मैं बीट फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी तो हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा डिफरेंस होता है, और बीट फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, और पूछा है नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पर। सबसे पहले तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा नहीं है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। तो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला हमारे पास, n इज इक्वल टू 1/2L और रूट में है T/m। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमको दिया क्या है, उससे उसके अनुसार हमको काम करना है। यहाँ पे टेंशन है फ्रीक्वेंसी, मतलब L यानी लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ का विचार किया नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, जब ओरिजिनल टेंशन ये था और टेंशन जब कम कर दिया गया तब। ऐसा समझ के चलो कि लेंथ और जो हमारा मास पर यूनिट लेंथ है वायर की वो तो फिक्स रहने वाली है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ले लेता हूँ। तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो T ऊपर में है और रूट में है। अब यहाँ पर मैं ऐसा ले लेता हूँ, n2/n1, तो इधर में क्या हो जाएगा T2/T1, इस तरह से चलेगा हमारा, ठीक।
चलो सॉल्व करना शुरू कर दो, यहीं पर थोड़ी जगह बच जाएंगी हमारी। T2 कितना हमारा 38.76 अपॉन 40, ठीक है। और यहाँ पर N1 की बात करते हैं, ठीक। सो आगे में क्या हो जाएगा, तो देखो ये N2 है अपॉन हमारे पास N1 है 384 इज इक्वल टू। अब मेरे बच्चों ये जो है ये 40 से वगैरह डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होगा, तो आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको लॉग का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे कहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, लॉग के काम से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। सो ये आपके लिए लॉग का काम, मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। रफ में आप लॉग का दे सकते हैं। और मेरे पास में ये लॉग टेबल है, हम लॉग टेबल से काम करेंगे। करना क्या क्या है, आप ऊपर वाला जो है उसका लॉग निकालें, नीचे वाला उसका लॉग निकालें, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे और स्क्वायर रूट है तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद में फिर आप उसका एंटी लॉग देखेंगे। तो चलो हमारे पास है, वैसे ये आपका काम है, फिर भी मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। तो हमने ये लॉग निकाल दिया, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना होता है, फिर मैंटीसा निकालना होता है, ये सब आपको मालूम है। तो 38 का 76 में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। 38 का पहले तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 1.38 का 76 में तो मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए अपने अपने इसमें। 38 का आप जाएंगे 7 में तो 5877 नज़र आ रहा है, 5877 आप टैली करिए। 38 का किस में देखा, 7 में, 7 के बाद में 6, तो आप 6 में देखेंगे 10 का मेन डिफरेंस है, ठीक है। 38 का 7 में 10 इसमें मिला दो तो ये बन जाएगा 8785। सो 5887 यहाँ पर होगा 5887, ठीक है। चलो अब 40 का, तो 40 के लिए भी क्या हो जाएगा 1.40 का 0 में डायरेक्ट देखो 6021, यहाँ पर है 6021। हम क्योंकि डिवीज़न है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो फटाफट क्या होगा, यहाँ पर जाएगा तो 6, दिस इज अगेन 6, ये 15 में से 6 गया तो 9, कैरी 1 यानी बार 1 आएगा, ठीक। ये इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या करना था, 2 से डिवाइड। जब मैं बात करूँगा ये सब रफ है, ध्यान में रखना। तो ये अगर मैं 2 से डिवाइड करता तो बच्चों यहाँ पर बार 1 के अरेंजमेंट नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कहा था आपसे बार 1 के अरेंजमेंट करने के लिए क्या कर लेना, वहाँ पर हमारे पास है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ बार 2 प्लस, ठीक है। अब एक्स्ट्रा का जो हो गया वो 1 हो गया, 1 पॉइंट क्या है 9866 है। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ये होगा बार 1 प्लस ये होगा 2 0 मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। सो ये 19, तो 2 9 फिर बचा 1, 2 9 और ये 3, ये 3। अब इसमें मिक्स कर दो तो आपका आंसर होगा बार 1.9933, ठीक है। हो सकता है मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, आप इसको बराबर चेक करो। मैं पूरी वीडियो में कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, आप इसको खुद चेक करो। और अब इसका हम देखेंगे एंटी लॉग। तो 9933 का एंटी लॉग देखते 9933, ठीक है। तो 99 का मुझे जाना पड़ेगा 3 में, जो 9840 है, और 3 में अगर जाते हैं तो 7 का डिफरेंस, तो 9840, ठीक है। और उसमें 7 मिला दो तो ये बन जाएगा 9847, तो 9847 और एक इसमें मिला दो तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये इस प्रकार से इसकी पूरी वैल्यू होगी, जो 0 पॉइंट क्या होगी 9847 ऐसे बन जाएंगे। और अब हम N2 निकालेंगे, तो N2 ये उधर चला जाएगा, तो 9847 इंटू 384। अब फिर से क्या है, फिर से थोड़े से ऐसे थोड़े से बड़े नंबर से, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, वही फंडा यूज़ करेंगे, कौन सा, लॉग टेबल वाला। जैसे कि ये किसका एंटी लॉग था, इसका, ठीक है। ये ऊपर वाले का, इसका मतलब ये उसका लॉग होगा। तो यहाँ पर मैं लॉग थोड़ी लाइन खींच लेता हूँ ताकि बराबर अच्छे से दिखे मुझे। ये लॉग का काम है, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ फिर से लॉग। अब इसका लॉग तो क्या होगा बार 1 पॉइंट, ये किसका एंटी लॉग था, ऊपर वाले का, तो 999933 होगा यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 2, और 38 का 4 में मुझे क्या देखना पड़ेगा, एंटी लॉग। मैं यहाँ पर चलता हूँ, आपकी थोड़ी मदद कर रहा हूँ। 38 का 4 में, तो आप देखेंगे 38 का 4 में तो मुझे नज़र आ रहा 5843। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता मेरा रॉन्ग हो, आप अच्छे से करो, एडिशन करो तो क्या होगा 6775, इसमें डाल दो तो 2, ठीक है। अब 57 का 76 में एंटी लॉग, फिर से देखते हैं 57 का 76 में एंटी लॉग, 57 यानी 57,
ठीक है। तो 57 दिख गया मुझको। 57 का 7 में, तो 57 का 7 में यानी 3776 में, ठीक है। 6 का मीन डिफरेंस, तो उसी की लाइन में आते हैं 6, यानी उसमें मैं ऐड कर दूँ 5, तो ये बन जाएंगे 11873। तो यहाँ पर होगा हमारे पास में 3781। और क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आप ज़रा सा यहाँ पर बराबर देख लीजिए, तो 3 घर के बाद पॉइंट है, यानी कुछ यहाँ पर आंसर आएगा हमारा, ठीक। यानी 378 क्या होगा हमारे पास में, 378.1 कुछ ऐसा आंसर आएगा। फिर से आप इसको बराबर सॉल्व करके देख सकते हो, जैसा भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी नज़र आती कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो मैच होता नहीं होता, तो फिर से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, जितना भी हो देखो आप। 57 का 7 पे मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 57 का 7 यानी 3776 है, में 6 का मेन डिफरेंस यानी यहाँ पर आता है हमारे पास 5, ऐड कर दे तो हमारे पास ये आएगा। और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ऐड करेंगे 1, तो यहाँ तक चला जाएगा। यानी हमारा अगर हम राउंड फिगर देखते हैं तो आप इसको 378 ही लिख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। 37 राउंड फिगर ले लो, 378 ले लो, क्योंकि 0.1 के बाद छोड़ दो, तो इतना मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आप 0.1 को छोड़ सकते हो। मैंने आपसे बार बार कहा था कौन सी चीज़ को, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में 5 या 5 से ज़्यादा है, तो उसके सामने वाले में 1 आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, यानी 5 से कम है, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो देखो अभी आंसर अभी और भी आने का है, इसलिए अब कंफर्म बता नहीं पाएंगे कि मेरा सही है आपका सही है, कोई बता नहीं सकते। सो दिस इज़ N2, तो ये है N2 और यहाँ पर थी N1, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है ना, वंस अगेन वी चेक इट, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने, देखो 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 कहा है फाइंड, देखो फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे नंबर ऑफ बिट्स निकालें, तो पहले नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड निकालते, यानी बिट फ्रीक्वेंसी, यानी हम क्या करेंगे N2 माइनस N1 निकालेंगे। सो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, तो फार्मूला क्या है, NB इज इक्वल टू जो बड़ा होगा उसमें से निकाल दो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे N1 है 384, यहाँ पे ये 378, मतलब ये छोटा है, तो आप लिख सकते हो N1 माइनस N2, तो ये आ जाएगा 384 माइनस 378, और इसको सॉल्व करो तो ये 484 में से गए तो 6, तो ये 6 हर्ट्स आ गया। लेकिन ये है हमारा NB का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, लेकिन हमको निकालना इन 2 सेकेंड्स, इसलिए फाइनली हम यहाँ पर बोलेंगे सो नंबर ऑफ बिट्स इन 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू, सो आप 2 इंटू NB कर लो, सो 2 इंटू 6 मतलब फाइनल आंसर होगा 12 हर्ट्स, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर आना चाहिए। मेरी कैप गिर गई थी, ठीक है। सो हमारे पास में आंसर है ये 12, तो नंबर ऑफ बीट्स है हमारे पास में 12। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट मत लगाओ, क्योंकि नंबर शब्द है विदाउट यूनिट रहता है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको करना होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नज़र आ रहा है, जो है वो पढ़ो। तो यहाँ क्वेश्चन 3 में देखो क्या है, सोनोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रोड्यूसेस रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क। रेजोनेंस यूनिसन ये सेम वर्ड में आते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर ने क्या हो गई, ये तो गिवन डेटा के लिए, गिवन डेटा क्या है हमारे पास में, ये L हो गई 100 सेंटीमीटर, जिसे मैं कह लूँ 1 मीटर, ठीक है। तो रेजोनेंस करता है ट्यूनिंग फोर्क के साथ। आगे व्हेन इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, कितने से डिक्रीज की, 10 से, मतलब लेंथ डबल हो रही है, तो इसको मैं L1 कहूँ तो वो बनेगी N2। तो पहले 100 सेंटीमीटर है, माइनस 10 सेंटीमीटर कर दो, तो ये बन जाएंगे 90 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 0.9 मीटर, ध्यान में रखना। आगे क्या करती है, प्रोड्यूसेस व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय या फिर डिक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर 8 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड। कितने बीट्स सुनाई देते हैं, 8 बीट्स, तो वो हो जाएंगे हमारी NB हो जाएंगे हमारी कितनी, 8 बीट्स
पर सेकेंड। चलो आगे क्या है हमारे पास में, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। आपको क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। सो मान लीजिए कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास में, लेट क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, वो N1 ले लेते हैं, ठीक। और N1 हमको जैसे निकालना है, उसके बाद तो हमने रिड्यूस किया था, क्योंकि रिड्यूस किया मतलब लेन को चेंज किया। देखो जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है यहाँ पर है, ये अगर फार्मूला बनता बिगड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर N1 N2 अगर होता है तो बिट्स निर्माण होंगे, बिट्स के अनुसार फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी ओरिजिनली कितनी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहली बात हमारा यही यहाँ पर चलेगा, क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वायर, क्योंकि सोनोमीटर है, इज़ गिवन बाय, थोड़े अक्षर यहाँ पे कम होंगे और थोड़ा नज़दीक लिखूंगा क्योंकि जगह कम है यहाँ पर। तो फार्मूला है n इज इक्वल टू 1/2L √T/m, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर वो टेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ लेंथ की बात चल रही है, तो मैं कहूँगा n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए मैं कहूँगा N2/N1 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा L1/L2, ठीक। सॉल्व करो, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है N2/N1 इज इक्वल टू L1/L2। देखो L1 कितनी है, मैं सेंटीमीटर में लेता हूँ, 100 अपॉन ये बन जाएगा कितना, 90। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 0 0 चला गया, तो ये बनेगा 10/9 और N2 इज इक्वल टू 10/9 N1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्पेस कम है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यहाँ पर, ठीक। अब जो हमारे पास है N2 की अगर बात करते हैं तो वो N1 से क्या नज़र आ रही है, बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ बिट्स। नाउ क्या बोलेंगे, NB इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखो जब लेंथ कम होती है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, और जब लेंथ बढ़ेंगे तो फ्रिक्वेंसी कम होंगे। यहाँ पे लेंथ क्या हुई, 100 से 90 पे आया है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी, यानी N2 माइनस N1 ले लेंगे हम, ठीक है। तो N2 माइनस N1। अब NB देखो आपको दिया है 8, N2 की ये वैल्यू है क्या है, 10/9 N1 माइनस N1, ठीक। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 9, तो 9 8 जा 72, 9 कट होंगे तो 10 N1 और यहाँ पे 9 N1, ठीक है। सो फाइनली 72 इज इक्वल टू, सिंपल ना, यहाँ पे 10 N1 में से 9 N1 गए तो 1 N1, यानी N1 इज इक्वल टू 72, ठीक है। इतने हर्ट्स मिलेंगे, और मैंने ये स्टार्टिंग में ही लिखा है, क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क N1, इसलिए फाइनली लिखो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू N1, और N1 इज इक्वल टू, देखो थोड़े बारीक अक्षर हो गए बहुत सारे, 72 हर्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है 72 हर्ट्स। तो बच्चों इस प्रकार से हमको देखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर लॉग का काम मैंने करके बताया, कुछ चीज़ें कैलकुलेशन मैंने करके बताया, तो थोड़ा सा वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो, हालांकि प्रॉब्लम फटाफट हो सकते थे, ठीक है। सो इसके बाद में कोशिश करेंगे कि जो कैलकुलेशनल पार्ट आता है, लॉग का पार्ट आता है, वो आप करिए, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं रुक जाता हूँ, इसके बाद में और भी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।